it. Okay, so in the last class we have discussed about what are the different laws and enactments. कितने कानून ऐसे हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिनके सहारे से, जिनके एम्पावरमेंट से काम करता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनके हेल्प से काम करता है. तो ये आप लोगों ने लास्ट टाइम इस क्लास में पढ़ा था कि अकाउंट्स एक्ट्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसपे जो एम्पावर करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टू कंट्रोल द बैंकिंग एनवायरनमेंट इन द कंट्री. एंड देयर आर अदर रेलेवेंट एक्ट्स जिसके कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर्स देते हैं, ऑथराइज करते हैं, एम्पावर करते हैं to take actions for different type of things that are happening in the banking and financial environment of the country. ये हम लोगों ने थोड़ा समझने की कोशिश की थी. अब फंक्शनिंग समझेंगे और उन फंक्शनिंग के अंदर मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको कि कैसे अलग अलग तरीके के एक्ट्स को यूज करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कुछ और तरीके से ऑपरेट करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वो हम समझने की कोशिश करेंगे इन फंक्शंस. मॉनेटरी अथॉरिटी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. भारत की मौद्रिक प्राधिकरण होने का दर्जा रखती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसका प्राइमरी फंक्शन है फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर मॉनेटरी पॉलिसी. मौद्रिक नीति को बनाना, उसको चलाना और उसको मॉनिटर करना. दीज आर द थ्री मेजर फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. प्राइमरी फंक्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के. अब पॉइंट ये उठता है, व्हाट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी वर्ड, मौद्रिक वर्ड जो है वो मुद्रा से निकला है, मनी से निकला है. हमने 9th क्लास में मनी के बारे में समझा था कि मनी क्या होती है, कैसे यूज होती है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मनी. तो मनी, द वे इट इज बीइंग यूज्ड इन दिस कंट्री, भारत में, उसको बनाना, कंट्रोल करना, उसको किस तरह से बनाया जाएगा, उसको कितना मार्केट के अंदर फ्लो कराया जाएगा, कितना मनी विड्रॉ किया जाए, कितना मनी प्रिंट किया जाए, और उससे मनी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मनी से रिलेटेड इन्फ्लेशन होता है, महंगाई, उसके बारे में डिसीजंस लेना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है. तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है. टू टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी. तो वो स्टेप्स, वो चीजें मॉनेटरी पॉलिसी में आती है. और उद्देश्य क्या है इसका? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिजर्व बैंक टू कंट्रोल, मॉनिटर, इंप्लीमेंट एंड फॉर्मुलेट दिस पॉलिसी ऑफ मॉनेटरी नेचर? मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ. इकोनॉमी और कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, आर्थिक विकास हो, उसको ध्यान में रखते हुए जो कंट्री के अंदर जनरल प्राइस लेवल होता है, जिसको बोला जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो इंडेक्स जिसके बेस पर आपको होलसेल मार्केट में और रिटेल मार्केट में सामान मिलता है, उसकी जो लेवल है उसको मेंटेन करना. ज्यादा महंगाई होने पर सरकार मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है, रिव्यू किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी को, उसके अंदर कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, कुछ स्टेप्स हटाए जाते हैं, कुछ एक्शंस डिटरमिन किए जाते हैं, ताकि जो नॉर्मल मॉनेटरी लेवल है कंट्री का, जिससे प्राइसेस डिटरमिन होते हैं किसी चीज के, वो कम या ज्यादा हो सके. अब इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं. आप जब न्यूज या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज वगैरह देखते हैं, तो आपको क्वार्टरली एक अपडेट आता है आरबीआई से. बहुत बड़ी न्यूज होती है, हेडलाइन होती है ये कि क्वार्टरली रिव्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. जो क्वार्टर में एक बार समीक्षा की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस पर प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, एक बड़ी डिटेल में एक नोट इश्यू करता है, और उसमें सारी जानकारी लिखी हुई होती है कि पिछले 3 महीने में मनी का फ्लो, प्राइस की स्टेबिलिटी कैसी रही, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उसकी वजह क्या है, वो भी बताती है आरबीआई. राइट? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, पिछले कुछ टाइम में चीजों के दाम लगातार बढ़े हैं. उसकी वजह मेजर ये रहा कि डीजल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए. ट्रांसपोर्टेशन में डीजल का बहुत रोल है. तो जो भी आपके किसान की उपज है, उसको आप खेत से लेकर के मंडी तक ला रहे हैं, मंडी से वो बाजारों तक जा रही है, सब ज्यादातर डीजल के वाहन में होता है, डीजल के व्हीकल्स में होता है. तो ऑब्वियसली आप, योर प्राइसेस आर गोइंग अप. तो व्हेन द प्राइसेस आर गोइंग अप, लोगों की तनख्वाह उतनी है और प्राइस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब लोगों को क्या करना पड़ेगा? कंजम्पशन कम करना पड़ेगा. तो सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्पावर्ड है कि ये फैसले ले कि क्या किया जाए कि उस मनी, उतने ही मनी के अंदर उतना ही कंजम्पशन हो जाए.
ऐसा ना हो कि भाई लोगों की सैलरीज बढ़ानी पड़े, वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है नहीं, वो तो या तो भारत सरकार के कंट्रोल में है या वो प्राइवेट कंपनी के कंट्रोल में जो तनख्वाहें देते हैं। तो वो कोशिश ये करती है कि मनी का फ्लो बढ़ाया जाए, किसी तरीके से मनी को अवेलेबल कराया जाए लोगों तक, ताकि इस तरीके की परेशानी कम हो। क्योंकि केवल रिटेल हम जैसे लोग ही नहीं है जो सब्जियां खरीद रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कच्चा माल खरीद रही हैं, उनका कच्चा माल भी ट्रक से आता है। तो एक फैक्टर केवल ट्रांसपोर्टेशन में डीजल महंगा होने से उनको सामान भी महंगा मिल रहा है। मान लीजिए आप 5,000 रुपए का रॉ मटेरियल खरीद के लाए और ट्रक का भाड़ा आपने 250 रुपए दिया, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 5,250। बट अगर डीजल का प्राइस बढ़ गया तो उसने कहा साहब अब ये 250 रुपए भाड़ा नहीं लगेगा, ट्रक का 300 रुपए लगेगा। So now the cost of the same raw material is 5,000 plus 300. 5,300. The cost of purchase is 5,300. So that this is the loss. This is the problem that happens in the market. और सरकार आरबीआई की ये कोशिश रहती है कि ये 5,300 को कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे इसको वापस 5,250 के लेवल पे लाया जाए, या फिर ऐसी कौन सी मॉनेटरी स्कीम, मॉनेटरी पॉलिसी इश्यू की जाए जिससे ऑटोमेटिकली लोगों को 5,300 रुपए में ही एडवांटेज मिल जाए जो चल रहा है। तो बहुत सारे तरीके हैं, तो ये एक तरीका है। तो व्हाट आरबीआई डज थ्रू द रिव्यू ऑफ मॉनेटरी, it usually deals with the bank related interest rates. They are either reduced or advanced by certain points. This enables the flow of money in the market appropriately and helps in controlling inflation. तो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट का मतलब ये होता है, बैंक इंटरेस्ट रेट, कि जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंक आपको लोन देता है और जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंक आपके डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट देता है। बैंक एक तरीके का इंटरेस्ट आपसे लेता है जब आपको लोन देता है, और दूसरा जो आपका डिपॉजिट बैंक में रखा हुआ है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट देता है। तो इसकी बैलेंसिंग मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर होती है। दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट, एक एग्जांपल है केवल ये। तो अगर आप बैंक जो लोन दे रहा है उसका इंटरेस्ट कम करेंगे तो ज्यादा लोग लोन मांगेंगे, ज्यादा इजी हो जाएगा लोन देना। तो इसका पर्पस ये है कि और मनी को मार्केट में डाला जाए और फ्लो किया जाए मनी। जितना बैंक लोन देंगे उतनी मनी को इन्फ्यूज करना पड़ेगा इकोनॉमी के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर मान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी कारणवश लोन का रेट बढ़ा देती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, तो लोग फिर थोड़े कम जाएंगे बैंक के पास लोन मांगने, और उसकी वजह होगी कि इंटरेस्ट ज्यादा है तो ईएमआई भी ज्यादा हो जाएगी, आप ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे तो हम नहीं लेंगे लोन। तो उसका पर्पस ये होता है कि लोन कम मांगा जाए, मनी को कंट्रोल किया जाए, ज्यादा मनी मार्केट में उसको रोका जाए, ज्यादा लोन्स ना इश्यू हो, क्योंकि वो भी एक तरीके का नुकसान होता है। So these are certain steps which are usually taken by Reserve Bank of India through the review of monetary policy on a quarterly basis. एक ही स्टेप है ये केवल। और क्या क्या चीजें इन सारे कामों को करने से जो मॉनेटरी अथॉरिटी एक कंट्री में है, what does the monetary authority does in a country by controlling the supply of money? तो क्या करती है? प्राइस स्टेबिलिटी लाती है, कंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट, बैंक कितना लोन दे इसकी डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट करती है। क्योंकि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस डायरेक्शन को सेट ना करें तो लोन मनमाने तरीके से बढ़ते हैं। आप लोगों को बहुत एग्जांपल्स मैंने पास्ट में दिए हैं जिसमें लोन नहीं देना चाहिए था दे दिया गया, और शायद ऐसे भी लोग होंगे जो कभी न्यूज़पेपर में प्रिंट नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, कि जिन्होंने जेन्युइनली लोन मांगा हो, जिनके पास ठीक तरीके के आइडियाज हो, उनको या तो पूरा लोन ना मिला हो या लोन मिला ही ना हो। तो ये बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि कितने गलत तरीके से लोन्स को बांट दिया जाता है, और उसको बांटने की वजह से ना सिर्फ बैंक को नुकसान होता है, इकोनॉमी को नुकसान होता है। और वो नुकसान इसलिए होता है कि हजारों करोड़ का लोन आप एक आदमी को देते हैं, वो उसे वापस नहीं करता। तो ये हजारों करोड़ आए कहां से बैंक के पास? अपनी जेब से नहीं लाती है बैंक, ये लोगों के डिपॉजिट्स का ही इस्तेमाल करके लोन देती है। तो उन लोगों को जब बैंक को डिपॉजिट वापस करना पड़ेगा तो वो शायद अपनी जेब से देना पड़े, किसी प्रॉपर्टी को बेच के देना पड़े। सो इफ यू आर सेलिंग अ प्रॉपर्टी, दैट शोज दैट योर फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट गुड, और इट इज डिप्लीटिंग, और इट इज डिक्लाइनिंग, और इट इज अबाउट टू डिक्लाइन। तो ये चीजें जो है, इसलिए बैंक कंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट करता है ताकि बैंक अपनी मर्जी से लोन ना दे सके। प्रमोशन ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को आरबीआई बैंकों को बहुत मोटिवेट करता है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दीजिए।
लोग सेविंग करें, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो स्मॉल सेविंग स्कीम हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो डीमैट अकाउंट खुलवा के लोग शेयर्स में डील कर रहे हो। खूब बैंक को बोलता है, बैंक्स को, कि मोटिवेट पीपल टू डू इन्वेस्टमेंट्स। जितने डिपॉजिट्स आएंगे उसी के कंपैरिजन में लोन दे सकता है बैंक या फाइनेंशियल सिस्टम। तो हिंदुस्तान में जितने बड़े और छोटे बैंक हैं, सबको मिलाकर के जितना डिपॉजिट होगा उसी के अंदर से आपको लोन दिया जाएगा। तो इफ पीपल विल नॉट इन्वेस्ट, आप लोन बांटेंगे कैसे? जो बैंक्स लॉस में चले जाते हैं उनका क्या होता है? वो ऐसी स्थिति हो जाती है उनकी कि या तो उनका किसी के साथ मर्जर करना पड़ता है या वो बैंक बंद करना पड़ेगा, और बैंक बंद करना बहुत डेंजरस स्टेप है। तो सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करे। रेस्ट्रिक्शन ऑफ इन्वेंटरीज इन स्टॉक, जो बैंक के अंदर कितना मॉनेटरी स्टॉक रखा जाए, मनी का कितना स्टॉक रखा जाए, उस पर भी कंट्रोल रखती है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ही आप रख सकते हैं बैंक के अंदर, कैश। उससे ज्यादा अगर कैश है तो वो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं रखना पड़ेगा। इसके अलावा अलग अलग तरीके के स्टॉक्स बना रखे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, अलग अलग, जिसको कैश रिजर्व रेशियो बोला जाता है या फिर लिक्विडिटी रेशियो बोला जाता है। तो उन रेशियोज में पैसा पहले से बैंक के पास जमा होता है, कैपिटल का इतना पोर्शन बैंक के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होगा। उसके अलावा आप सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश अपने पास रख सकते हैं, उसके ऊपर का कैश आपको जमा करना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेल्दी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपको बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो हिंदुस्तान में जितना एक्सपोर्ट होता है उसके कंपैरिजन में कितना इंपोर्ट होता है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो इसको हेल्दी बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? आपने सामान बेचा, विदेशी मुद्रा आपके पास आई, यू हैव अर्न्ड द फॉरेन करेंसी, राइट? बट against it, if you are importing certain things, you have to pay foreign currency to the other country. For example, you are selling certain seeds and agricultural products to America, so you are earning US dollars. But at the same time, you are importing oil from Saudi Arab, so you are paying from the same stock of US dollars to Saudi Arab, right? So what are you typically doing? You have earned $100 and you are paying $105 to Saudi. So what is the balance of payment? Negative balance of payment. So this negative balance of payment is not good for an economy. So Reserve Bank of India ensures that it has sufficient amount of foreign currency funds with them so that high amount of import bills are paid. High amount of import bills are paid. जो सरकार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही सरकार के अकाउंट्स होते हैं, तो वहीं से पेमेंट्स होते हैं। So it is the responsibility of the Reserve Bank of India to create sufficient amount of balance of payment funds so that the balance of payment reflects on the positive side of the economy, not on the negative side of the economy. You should not owe more money to a foreign country. You should try to keep as many payments owed towards India rather than owing towards other countries. दूसरे countries को पे करने की स्थिति में हम नहीं होने चाहिए, हमारे पास बैलेंस पॉजिटिव होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। प्रमोट एफिशिएंसी इन द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री। जितना मनी अप्रोप्रिएट है इकोनॉमी के अंदर उतना होगा तो सारे काम एफिशिएंटली होंगे। अगर आप मनी का कंट्रोल ठीक से नहीं कर पाएंगे तो महंगाई बढ़ सकती है, आपकी कंट्री की जो करेंसी का इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है, जो हम बोलते हैं $1 74 रुपए का है, $1 70 रुपए का है, ये रेशियो खराब हो जाएगा। और ये जितना खराब होगा उतना हिंदुस्तान को इंपोर्ट के वक्त प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए $1 आज की डेट में 74 रुपीस का है, नॉर्मली हम जो सुनते हैं 73 74, तो इसका मतलब अगर आपको 10 लीटर पेट्रोल खरीदना है और 1 लीटर पेट्रोल मान लीजिए $10 का है, तो यू हैव टू पे 740 रुपीज फॉर a liter of petrol. I am giving you an example. 740 रुपीस को आपको पे करना पड़ेगा 1 लीटर पेट्रोल के लिए। अगर मान लीजिए $1 80 रुपए का हो गया तो आपको 1 लीटर पेट्रोल 800 रुपए में मिलेगा। So that is also another aspect that RBI takes care of, कि भाई ना सिर्फ सफिशिएंट फंड्स हो मेरे पास फॉरेन करेंसी के, मेरी जो मार्केट इकोनॉमी है which is dependent on the rate of rupee versus dollar,
वो भी कंट्रोल रहे, वो जितना बढ़ेगी हमको इंपोर्ट बिल में उतना ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। रिड्यूसिंग द रिजिडिटी, सिस्टम्स और जो प्रोसीजर्स हैं उनको रिजिड यानी कठोर नहीं बनाना, उसको फ्लेक्सिबल बनाना, ताकि वो इजीली ऑपरेट हो सके, ताकि वो ट्रांजैक्शंस इजीली हो सके। अब अगर आप देखेंगे तो आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कितनी आसानी से हो जाते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस कितनी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके प्लेटफॉर्म्स को बनाने, लाइसेंसिंग करने और इन सब चीजों की जो प्रोसेस है उसको इजी बना दिया है। ठीक, स्टेबल एक्सचेंज रेट, तो जो एक्सचेंज रेट है वो मैंने अभी उसका एग्जांपल ऊपर कवर किया है हेल्दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज किस चीज का, फॉरेन करेंसी टू इंडियन करेंसी और इंडियन करेंसी टू फॉरेन करेंसी। तो वो जो $1 की वैल्यू है वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि वो 74, 73, 72 के आसपास हो या कम हो, जिससे आपके इंपोर्ट बिल्स पर असर कम पड़े, आपका स्टॉक ज्यादा बना रहे फॉरेन करेंसी का, एंड आपकी सिस्टम की एफिशिएंसी बनी रहे, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो इंडिया इंपोर्ट करता है, बहुत सी चीजें, और इनफैक्ट सबको पता है ये बात कि इंडिया के इंपोर्ट्स आर मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। इंडिया के पास से जो चीज एक्सपोर्ट होती है उनकी वैल्यू कम है, जो इंपोर्ट होती है उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, और उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह ऑयल है। सबसे ज्यादा हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी वेरी विजिलेंट इन द मार्केट, और वो इस एक्सपेंशन को जो एक्सपेंशन होता है 74 से 75 हो गया, 76 हो गया, इसको रोके, इसको स्टेबल बनाए। दैट इज व्हाट इज स्टेबल एक्सचेंज रेट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली जो ऊपर के जितनी चीजें लिखी हैं, अगर ये चीजें होती हैं, सक्सेसफुली ऑब्जेक्टिव्स अचीव करती है मॉनेटरी अथॉरिटी, सो यू विल हैव अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। मनी का फ्लो और बार बार महंगाई बढ़ना, बार बार एक्सचेंज रेट चेंज होना, ये चीजें कम हो जाती हैं। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज द मेन रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फ्यूअल्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत तेजी से आगे बढ़ाती है, ईंधन की तरह काम करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं, आप आसानी से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर सकते हैं, अगर आपकी महंगाई दर कम है, आपका एक्सचेंज रेट कंट्रोल्ड है और बैंक क्रेडिट अवेलेबल है, मनी अवेलेबल है। तो ये सारे फैक्टर्स मनी के फ्लो से रिलेटेड है, मनी की मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनेटरी अथॉरिटी की, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, कोई क्वेश्चंस पूछना चाहता है मॉनेटरी अथॉरिटी पर? एनी क्वेश्चंस? समझ में आया सब लोगों को? इन चीज इस चैप्टर को प्लीज बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो लोग कॉमर्स लेना चाहते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन इन द कंट्री। और अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको मनी के फ्लो के बारे में जानकारी नहीं है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की जानकारी नहीं है, तो आप अपने घर का बजट नहीं बना पाएंगे। एंड दैट डे विल कम व्हेन यू विल हैव टू मेक योर बजट्स। अब आप लोगों में से कुछ लोग 10th क्लास में जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कुछ लोग डिप्लोमा करें आफ्टर 10th, and they secure jobs after 3 years. So at the age of 20 you start earning. There are a lot of students who are earning at the age of 20. So you have to manage your own expenses. You should understand the concepts. और UPI payments हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कल को आपका कोई पेमेंट अटक गया, फेल हो गया, so you should know what is the authority. आप गूगल कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, otherwise you should know that if there is a problem in the UPI, your money has been lost, nobody is helping you, RBI is the ultimate resort. You can go to RBI and ask, you can file a complaint, but you should know what RBI does. आपको पता ही नहीं होगा RBI के बारे में, उसके काम के बारे में। I'm just giving you one very small example. You can help your parents. कई लोगों के पेरेंट्स को नहीं पता होता कि RBI क्या है और क्या काम करता है, उन्हें लगता है RBI को बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसको तो हम टच भी नहीं कर सकते। You can, your life is directly connected with the Reserve Bank of India because of this money thing. जो नोट आप इस्तेमाल करते हैं उसको खोल करके देखिए, उस पर साइन RBI के गवर्नर का होता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का नोट नहीं है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करता है नोट्स। दे आर गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट डेफिनेटली द अथॉरिटी इज डिफरेंट, इट्स एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ठीक है, सेकेंड फंक्शन इज रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये हमने अभी थोड़ा सा समझा है और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम है, वित्तीय प्रणाली है, वित्तीय सिस्टम है,
उसको मॉनिटर करता है, उसको सुपरवाइज करता है, उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब ये है कानून बने हुए हैं जिसके अंडर वो फाइनेंशियल सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। कानून इसलिए बनाया जाता है कि आरबीआई सपोर्ट करे किसको? कस्टमर्स को, बैंक्स को, इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करे। और दूसरा एस्पेक्ट कानून का ये होता है कि अगर कुछ गलत होता है, फ्रॉड होता है, एम्बेजलमेंट होता है, कुछ रिकॉर्ड्स दबाए जाते हैं, कंज्यूमर्स का नुकसान किया जाता है इंटेंशनली, तो उसको रोके, और अगर हो गया है तो किसको उसको पेनलाइज करना है, कौन आदमी कंज्यूमर का नुकसान भरेगा, ये चीजें देखना आरबीआई का काम। तो इफ यू सी व्हाट इज द फंक्शन, प्रिस्क्राइब्ड ब्रॉड पैरामीटर्स of banking operations within which the country's banking and financial system functions. तो केवल बैंक नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाकी तरीके के भी जो काम कर रहे हैं उनको भी बैंकिंग ऑपरेशंस, उनके बड़े क्लियर फाइनेंशियल ऑपरेशंस कैसे होने हैं, उनकी क्लियर ब्रॉड गाइडलाइंस पब्लिश्ड है आरबीआई की तरफ से, उनको दी गई हैं, उसी के अंदर उनको ऑपरेट करना है। और उसका एक एग्जांपल क्या है वो मैंने नीचे कवर किया। इफ यू विल रीड, आरबीआई इंश्योर्स अ बेटर फाइनेंशियल सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड बैंकिंग रूल्स अंडर द गैम्बट ऑफ सेंट्रल बैंक। बैंकिंग रूल्स बनाती है, टाइम टू टाइम रिवाइज करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो किस रेगुलेशन के अंडर? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो हिंदुस्तान में जितने बैंक हैं वो सब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं, कवर्ड हैं, और उसको कंट्रोल करने की अथॉरिटी जो है, रेगुलेट करने की अथॉरिटी जो है वो आरबीआई है। तो आप मेरे जैसे लोग, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स का नुकसान ना हो, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये वो कैसे करती है? थ्रू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड बैंकिंग रूल्स। अब क्या चीज करती है इसके अंदर? अगर इफ यू सी द प्राइमरी एस्पेक्ट्स, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, बहुत माइन्यूटली मॉनिटर करती है कि बैंक्स के पास कितना कैश रिजर्व है, और उसमें से कुछ पोर्शन वो अपने पास रखती है। और जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, दे रिस्ट्रिक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिस्ट्रिक्ट्स द फंड दैट इज केप्ट बाय द बैंक। एक सर्टेन अमाउंट का ही कैश बैलेंस आप अपने पास रख सकते हैं, चाहे वो डिपॉजिट्स का हो, चाहे किसी चीज का, उसके ऊपर का अमाउंट आपको वापस आरबीआई को देना पड़ता है। प्रोवाइड्स बेसिस फॉर लार्जर एंड मोर इलास्टिक क्रेडिट स्ट्रक्चर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, रिजिडिटी को कम करना सिस्टम के अंदर, ऐसा क्रेडिट सिस्टम बनाना कि लोगों को लोन पता हो कि कहां से मिलता है, कैसे मिलता है, राइट, उसकी सोर्सिंग कैसे होगी, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कैसे मिलेगा, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आएगा कि चेक दिया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें बनाना, लोन को सैंक्शन करने के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको भी एक पॉलिसी बना करके इश्यू किया हुआ है। तो ये सारा का सारा बोला जाता है क्रेडिट स्ट्रक्चर। उसके पेमेंट्स कैसे होंगे, पेमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब आप दिल्ली में रहते हैं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो हमको बहुत सारी चीजें बहुत आंखों के सामने दिखाई देती हैं और इजी होती हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी बॉडीज जितनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर बैठी हुई। तो दिल्ली में कोई भी चीज की आप टीवी पे शिकायत करेंगे तो वो तुरंत काम होना शुरू हो जाता है, अथॉरिटी तक बात पहुंच जाती है। बट द सेम थिंग डज नॉट हैपन इन द विलेजेस। तमिलनाडु के किसी विलेज में क्या हो रहा है, केरला के किसी विलेज में क्या हो रहा है, आपको पता तक नहीं होगा। और हम लोग दिल्ली में बैठे हैं तो हमको ज्यादातर नॉर्थ इंडिया की चीजें पता चलती हैं, साउथ की चीजें तो मेरे ख्याल से हम में से किसी को नहीं पता होंगी, ना उनका कल्चर हम लोगों को पता होगा, ना उनकी लैंग्वेज का कोई आइडिया होगा। एक बार को आप हिमाचली सुनकर के हिंदी का आइडिया लगा सकते हो, तमिल सुनकर के आप हिंदी का आइडिया नहीं लगा सकते। So that is the diversity of this country. तो ये कोई बुरी बात नहीं है, this is called diverse nature. अगर आप तमिलनाडु के किसी रिमोट विलेज में चले जाएंगे तो आपको दिल्ली का आइडिया नहीं होगा। आप दिल्ली आएंगे वहां से तो आपको लगेगा अरे मैं कहाँ आ गया, दिस इज सच अ डेवलप्ड प्लेस। तो मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि दिल्ली में जब आप बैठे हैं तो आप लोन लेने बैंक में जाते हैं तो यूजुअली प्रोसीजर्स बहुत क्लियर होते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं होती है, यू कैन इजीली ऑपरेट। अपना अकाउंट खुलवा लिया आपने, एक लोन ले लिया, लोन डिडक्ट करने के लिए उसने बोला आपको कुछ नहीं करना, आप एक फॉर्म साइन कर दीजिए, हम आपके अकाउंट से हर महीने 1 तारीख को पैसे काट लें, इंश्योर दैट यू हैव अ बैलेंस, वेरी इजी। बट व्हेन यू गो टू विलेजेस, रिमोट विलेजेस ऑफ तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और मे बी वेस्ट बंगाल, वहां पे लोगों के पास अकाउंट खोलने के लिए कागज ठीक से नहीं होते हैं। कई बार कागज होता है तो नाम गलत होता है, नाम सही है तो एड्रेस गलत लिखा हुआ है। देयर आर 1000 प्रॉब्लम्स।
When somebody visits to give a loan, they realize that this person doesn't have a constructed house, it's a hut. गोबर से और उससे बना करके गांव में बनाए हुए होते, किसान है, जमीन भी जो है वो आधा एकड़ भी जमीन नहीं है, लोन मांग रहा है। तो जब इन लोगों को लोन दिए जाते हैं तो इनके लोन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो अलग लेवल की होती है कि अगर आप लोन नहीं दे पाए, अच्छा चलिए आपको हम 1 साल का टाइम देंगे लोन, अगर आप 1 महीना मान लीजिए आपने डिफॉल्ट कर दिया तो उस 1 महीने का ईएमआई आप 1 साल बाद भी पे कर सकते हैं। आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, आपको 3 महीने के बाद धड़ाधड़ नोटिस और 4 महीने के बाद आपके घर लोग आने शुरू हो जाते हैं कि आपने जो है लोन नहीं दिया, और 6 महीने के बाद आपके ऊपर केस हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का डिफरेंस क्रेडिट स्ट्रक्चर में होता है। यहां पर भी अगर आप जाकर के बोलते हैं कि नहीं मैं अपने अकाउंट से पैसे नहीं कटवाऊंगा, तो वो क्या करेंगे, आपसे 12 या 15 पोस्ट डेटेड चेक्स ले लेते हैं। आप तारीख डाल देते हैं कि अच्छा 1 सितंबर का लोन कटना है, तो 1 सितंबर का एक चेक काट के उस पर अमाउंट लिख करके लोन का अकाउंट नंबर डाल के साइन करके उनको दे देते हैं। 1 अक्टूबर का दे देते हैं, एक मैन्युअल प्रोसेस। ये भी पॉसिबल है बैंक्स में। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाया गया है ताकि लोगों को क्रेडिट लेने और वापस करने में आसानी हो। लोन क्लोजर, फोरक्लोजर बोलते हैं इसको। फोरक्लोजर का मतलब है 5 साल का लोन है, आपने 3 साल के बाद बोला मेरे पास बहुत बड़ा फंड अवेलेबल है, आई वांट टू रिटर्न दिस लोन। कार लोन लिया आपने, होम लोन लिया, कुछ भी लिया, तो वो भी सिस्टम अवेलेबल है। यू कैन अप्रोच द बैंक, बैंक विल टेल यू अच्छा ठीक है 1% आपको फी देनी होगी, बाकी सारा हम आपका लोन आप कैश भर दीजिए, बैंक अकाउंट में डाल दीजिए, हम आपका लोन खत्म कर देंगे। दैट इज दैट काइंड ऑफ अ इलास्टिक का मतलब फ्लेक्सिबल, व्हिच कैन बी इलास्टिक। क्या होता है इलास्टिक को आप अपनी मर्जी से स्ट्रेच कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। दैट इज व्हाट अ क्रेडिट स्ट्रक्चर शुड लुक लाइक। Provides financial accommodation to cooperative banking for financing special sectors like agriculture. It is the responsibility of RBI to infuse capital, infuse cash into the cooperative banking structure of the country to provide special aid to agriculture. मान लीजिए बाढ़ आ गई, पाला पड़ गया, फ्रॉस्ट हो गया, कोई और तूफान आ गया और उसमें किसान का बहुत नुकसान हो गया, मान लीजिए उसकी पूरी खड़ी फसल खराब हो गई, जैसे टिड्डी आ गई थी अभी, तो वो तो उन्होंने अटैक किया एंड दे यूजुअली इन द डे टाइम दे ईट अप द एंटायर 1, 2 और 5 एकर्स, लाखों में होती हैं, तो पूरा का पूरा खेत का स्ट्रक्चर पूरा उड़ा देती है ऊपर से। तो अगर वो मान लीजिए गेहूं लगाया और गेहूं के ऊपर बैठ गई तो खा के खत्म कर देंगे वो। उसका स्ट्रॉ का क्या करेंगे आप, गेहूं की वो जो स्ट्रॉ होती है वो किसी यूज की नहीं है, जो मशीन में डाली और गाय भैंस का खाना बन जाता है, देयर इज नथिंग एल्स, उससे कोई कमा नहीं सकते आप, और वो बहुत सस्ता बिकता है। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगा करके पूरे खेत में गेहूं लगाया और वो टिड्डी खा गई, तो 1 लाख रुपए आप कहां से लाएंगे? व्हाट विल यू ईट एज अ फार्मर? आपकी तो इनकम ही खत्म हो गई उस साल की। तो आप ऐसी कंडीशंस में कोऑपरेटिव बैंक्स को ऑथराइज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि लोन्स या तो माफ कर दिए जाएं या एडिशनल लोन्स दे दिए जाएं, या जो लोन्स की जो ईएमआईज हैं उनके लिए मोरेटोरियम दे दिया जाए, ऐसा एक पीरियड दे दिया जाए कि 6 महीने तक आप मत दीजिए, जब आपकी अगली फसल लग करके बिक जाए तब तो लोन वापस करना शुरू करिए। उतने 6 महीने या 1 साल के पीरियड के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स के पास बहुत बड़ी कैपिटल नहीं होती है, छोटी कैपिटल होती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि इन रीजनल रूरल बैंक्स को और कोऑपरेटिव बैंक्स को एडिशनल फंड्स प्रोवाइड करते हैं। और कैसे फंड्स प्रोवाइड करते हैं आपको मैंने बताया था, अपने पास कैश रिजर्व्स रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और थ्रू मनी प्रिंटिंग, थ्रू अदर सिक्योरिटी एक्टिविटीज, सिक्योरिटी का मतलब जो प्रतिभूति इन्वेस्टमेंट्स एक्टिविटीज होती हैं, फॉरेन करेंसी की एक्टिविटीज होती हैं, उससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉफिट कमाता है। तो उससे जो रिजर्व्स क्रिएट होते हैं उससे वो मदद करता है फाइनेंशियल सेक्टर की। ठीक है, तो ये रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री है। और अभी हम लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पढ़ा नहीं है, बट हम लोग कोऑपरेटिव बैंक का चैप्टर भी आएगा, तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कोऑपरेटिव बैंक। अभी हम केवल कमर्शियल बैंक पढ़े हैं हमने, उसके नीचे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़े हैं, बट आई विल लेट यू नो व्हाट कोऑपरेटिव बैंक्स आर एंड हाउ डू दे ऑपरेट। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मल्टी टीयर सिस्टम है इस कंट्री में बैंकिंग का, मल्टी टीयर सिस्टम। चिट फंड्स भी होते हैं इस कंट्री के अंदर छोटे छोटे, वो भी एक फाइनेंशियल सिस्टम है। सो इस तरीके से ऑपरेट करना है। So it acts like a friend, philosopher, supervisor and guide to the commercial banks. तो केवल ये नहीं है कि वो रेगुलेटर है, भाई बात बात पे आपको डंडा दिखाएगा कि नहीं आप गलत कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। It helps you like a friend
like a philosopher, like a supervisor. अगर आप उसको दिखने लगता है कि फंड्स नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, परेशान होने हो सकता है, बैंक गलत लोन्स दे रहा है, तो तुरंत एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसोफर भी हेल्प करता है कि भाई दिस इज नॉट गुड फॉर योर बैंक. They send a representative to the bank and bank's board and tell them that this is not right. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक आदमी कई बार पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बोर्ड में होता है, तो वो आदमी वही वार्न करता है कि ये ठीक नहीं है. that's the friendly or philosopher behavior of Reserve Bank of India. तो ये एक और फंक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हमने समझा. उसके बाद मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये हम लोगों ने पहले फंक्शन में पढ़ा था, मॉनिटरी अथॉरिटी है. तो ऑब्वियसली जो करेंसी इंडिया के अंदर आ रही है उसका भी मैनेजमेंट ये देखती है, और जो करेंसी इंडिया के बाहर जा रही है वो भी उसका भी मैनेजमेंट ये देखती है. करेंसी बोला मैंने, इंडियन करेंसी नहीं बोला. हो सकता है जो बाहर से पेमेंट आ रहा हो वो इंडियन करेंसी में हो सकता है जो बाहर से पेमेंट आ रहा हो आउटसाइड इंडिया से ओरिजिन होकर के इंडिया में आ रहा हो, वो पेमेंट जो है वो इंडियन करेंसी में ना हो, फॉरेन करेंसी में. और इंडिया से जो पेमेंट्स बाहर जा रहे हैं वो भी दोनों तरीके से हो सकते हैं, राइट. और होता क्या है, यूजुअली जब आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंडिया के अंदर से करते हैं, मान लीजिए किसी को पेमेंट कर रहे हैं आप यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, तो आप क्या करते हैं, यहां से तो इंडियन करेंसी में पैसा ट्रांसफर करते हैं. जो स्विफ्ट अकाउंट होता है, जो एक्चुअल में ट्रांसफर लेता है, वो एक फॉरेन बैंक होता है, एजेंसी बैंक होता है. वो उस पेमेंट को लेने के बाद उसे कन्वर्ट करता है दूसरे करेंसी में, और उसके बाद वो ट्रांसफर करता है एक्चुअल में जो उसका रिसिपिएंट है उसको. तो ये जो स्विफ्ट सिस्टम है इसके अंदर आरबीआई भी पार्टिसिपेंट है. तो जब किसी स्विफ्ट सिस्टम के अंदर किसी एजेंसी बैंक को पैसे मिलते हैं कि अच्छा इंडिया से मिस्टर ए ने पेमेंट करने के लिए चाइना में मिस्टर एक्स को, तो जो एजेंसी बैंक जो उस पैसे का ट्रांसफर करता है बीच में बैठ करके, तो वो क्या करता है, वो पहले आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद कौन मेंबर बैंक है, अच्छा इंडिया से पेमेंट आ रहा है, तो आरबीआई को इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है कि मिस्टर ए इज मेकिंग अ पेमेंट टू मिस्टर एक्स ऑफ 10,000 rupees, which will be converted into, say for example, $126. तो $126 कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, ये देख लीजिए इस आदमी का ये है. तो वो आरबीआई उसको मॉनिटर करता है. कैसे? सबसे पहले वो देखता है कि मिस्टर एक्स टैक्स पेयर है कि नहीं. अगर मिस्टर एक्स के पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉरेन करेंसी का पेमेंट कर कैसे रहा है. विदाउट पैन कार्ड यू कैन नॉट हैव अ बैंक अकाउंट इन दिस कंट्री. ओनली माइनर्स who do not have a PAN card under the guidance of a PAN card holder can hold accounts in this country. Nobody else can hold a bank account without PAN card for a long period of time. आधार कार्ड से आप बैंक बनवा लीजिए, उसके बाद बैंक आपको बताएगा कैसे पैन कार्ड बनवाना है, लेकिन पैन कार्ड आपका बैंक बनवाएगा. और पैन कार्ड इज द ओनली वे थ्रू विच यूजुअली द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसको टैक्स लेना होता है आप लोगों से इनकम पर, वो मॉनिटर करता है कि अच्छा ये आदमी कनेक्टेड है और इससे कितना. अब तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और इजी हो गया है, इनकम टैक्स का सारा रेगुलेशन जो है वो आधार कार्ड से कनेक्ट हो गया है, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है. तो अगर आपके पास नहीं है पैन कार्ड, आप बैंक खाता खुलवाना चाहते हैं, खुलवाइए. जैसे ही बैंक का खाते में आधार कार्ड इंक्लूड होगा, इन्फॉर्मेशन अपने आप उठ करके आरबीआई तक पहुंच जाएगी. इनकम टैक्स को तो पता ही चल जाएगा, आरबीआई को भी पता चल जाएगा. तो वो इस तरह से ऑपरेट करता है आरबीआई. वो ये देखने की कोशिश करता है कि मनी का ओरिजिन ठीक है कि नहीं है. इफ रिक्वायर्ड, आरबीआई शेयर्स इंफॉर्मेशन विद अदर फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटीज इन द कंट्री लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी अथॉरिटीज एटसेट्रा. तो ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया. जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, फॉरेन ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, उसको करना और उसके थ्रू पेमेंट्स रिसीव करना या पेमेंट करना, उसको इजी बनाता है. और फिर भारत में जो विदेशी मुद्रा के बाजार के विकास का और रखरखाव का तरीका है उसको बढ़ावा देता है. आप कई बार, अब आजकल तो थोड़ा बहुत बाहर जाते हो अगर कोई, तो पहले भी आप लोग जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा मनी चेंजर्स लिखा होता है, मनी एक्सचेंज, आरबीआई ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स. तो इन लोगों के पास अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री जा रहे हैं और आप कुछ 15-20 हजार रुपए, 1 लाख रुपए लेके जाते हैं, तो वो कन्वर्ट कर देते हैं आपके पैसों को डॉलर्स में, या जिस कंट्री आप जा रहे हो उस कंट्री की उसमें. और वो आपको ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि अच्छा इस कंट्री में ये फॉरेन करेंसी चल जाती है. जैसे आप कुछ कंट्रीज हैं, बांग्लादेश जाइए, पाकिस्तान जाइए, वहां पे इंडियन रुपी एक्सेप्टेबल है. तो ये चीजें जो हैं वो आपको जानकारी देते हैं. ये जो मनी चेंजर्स हैं ये बिना आरबीआई की अथॉरिटी के नहीं खुल सकते.
दे आर सपोज टू ओपन विथ आरबीआई अथॉरिटी। आरबीआई उनको एक लाइसेंस देती है टू ऑपरेट एज अ मनी चेंजर्स इन द कंट्री। तो इसलिए उसने लिखा कि भारत में विदेशी मुद्रा के बाजार का विकास और रखरखाव क्या करता है, ओवरकम बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट और इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना, खत्म करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई। इट फॉर्मुलेट्स, मॉनिटर्स एंड इंप्लीमेंट्स एक्सचेंज रेट पॉलिसी। एक्सचेंज रेट को मैंने बताया था आपको पहली स्लाइड में, मॉनेटरी अथॉरिटी वाली स्लाइड में, कि द अथॉरिटी ऑफ द बैंक इज टू क्रिएट अ पॉलिसी ऑन हाउ टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट, ताकि हिंदुस्तान का जो रुपए का वैल्यू है वो स्टेबल रहे, वो कंट्रोल्ड रहे कंपेयर टू द अदर फॉरेन इकोनॉमीज। ठीक, एग्जांपल्स इसके अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके इस्तेमाल के लिए आरबीआई पूरी तरह से एम्पावर्ड है। दिस एक्ट गिव्स फुल अथॉरिटी टू आरबीआई टू ऑपरेट फॉरेन एक्सचेंज, टू मेक अ पॉलिसी, टू टेक एक्शंस अगेंस्ट डिफॉल्टर्स, टू इनेबल पेमेंट फैसिलिटीज, सब कुछ करना, जिसमें ट्रांसफर और इश्यू ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी टू अ रेजिडेंट और इंडियन सिक्योरिटी टू अ नॉन रेजिडेंट। इसका मतलब यह है कि अगर कोई फॉरेन सिक्योरिटी है, कोई आदमी इंडिया में रह करके विदेशी इन्वेस्टमेंट खरीदना चाहता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट खरीदना चाहता है इंडिया में रह करके, मान लीजिए मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूं एक अमेरिकन कॉर्पोरेशन के, तो मैं खरीद सकता हूं, ये फैसिलिटी अवेलेबल कराती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है जो बाहर रहता है, विदेश में रहता है, और वो इंडिया से कोई इन्वेस्टमेंट खरीदना चाहता है, कोई अकाउंट मेंटेन करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, बोरोइंग एंड लेंडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज और टू अ फॉरेन पर्सन। अगर कोई फॉरेनर इंडिया से लोन लेना चाहता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन नहीं, फॉरेनर, नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो अगर इंडिया से लोन लेना चाहता है और वो फॉरेन के अमाउंट में ही लोन लेना चाहता है, वो ले सकता है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक यूएस में है, अफ्रीका में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, वहां के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उस अकाउंट में बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं और वो लोन भी ले सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी एंड करेंसी नोट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने मनी चेंजर वाला आपको कॉन्सेप्ट बताया, दिस इज एग्जैक्टली द सेम। अगर मनी चेंजर चला रहे हैं आप, तो आपको कुछ फॉरेन करेंसी की जरूरत होगी, तो आपको फॉरेन करेंसी वाया आरबीआई मंगवाएंगे बाहर से, आएगी वो बाहर से, आएगी किसके थ्रू, वाया आरबीआई। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मान लीजिए कि मैं पिछले 15 साल से अमेरिका में रह रहा हूं और मेरी फैमिली में किसी मेंबर की देयर इज अ बेरीवमेंट इन माय फैमिली, डेथ हो गई किसी की, और वो प्रॉपर्टी अब मेरे नाम पर आ जाएगी। उसने अपनी विल में लिख दिया कि आफ्टर माय डेथ दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स इज आउटसाइड इंडिया, इज लिविंग इन सम यूएस और समथिंग। मेरे पास कोई इंडियन डॉक्यूमेंट नहीं है, पिछले कुछ सालों से मैं हुई नहीं इंडिया में, तो मेरे पास कोई बहुत पुराना रेजिडेंट प्रूफ है जो चलेगा नहीं। आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल दैट दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड आउटसाइड इंडिया। कैसे करना है वो आरबीआई का काम है। आरबीआई विल टेक व्हाटएवर डॉक्यूमेंटेशन, व्हाटएवर स्टेप्स आर देयर, इट इंश्योर्स दैट एवरीथिंग हैपेंस। आरबीआई डजंट एक्ट लाइक ओनर ऑर्गेनाइजेशन। ओनर ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करेंगे, रजिस्ट्री करने वाले, ये करने वाले। आरबीआई का जो काम है वो एजेंसी फंक्शन है। यहाँ पर वो मॉनिटर करेगा पूरे प्रोसेस को, देखेगा कि सही आदमी के पास पहुंच गई है, कौन से प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं, पैसे वो पेमेंट करेगा, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह देगा, जो भी देगा वो वाया आरबीआई होकर के जाएंगे। तो एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड। गिविंग गारंटी और श्योरिटी वेयर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व। तो ये एक और चीज है जहां पर आरबीआई इंश्योर्स, इट गिव्स गारंटी टू द पार्टी हु इज रिसीविंग द पेमेंट, हु इज रिसीविंग द पेमेंट, चाहे वो फॉरेन पार्टी हो, चाहे वो इंडियन पार्टी हो, इंडिया के अंदर पेमेंट आ रहा हो या इंडिया से बाहर पेमेंट जा रहा हो, दोनों कंडीशंस में जो एजेंसी फंक्शन है वो आरबीआई का है कि वो उसको गारंटी करती है। लास्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिपॉजिट्स, कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अलाउड है। ठीक है, कोई भी विदेशी, कोई भी छोटी मोटी स्टॉक कंपनी इंडिया के अंदर किसी कंपनी में पैसे लगा सकती है, 10%, 5%, 15% कैपिटल डाल सकती है, या कोई इंस्टीट्यूशन
इंडिया के अंदर खोलना चाहता है उसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कोई मान लीजिए मल्टीनेशनल बैंक है या कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, वो इंडिया के अंदर अपने ऑपरेशन सेटअप करना चाहती है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, तो वो इंडिया में अपनी कैपिटल डालते हैं। ये प्रोसेस जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इनेबल होता है, दूसरे और किसी तरीके से आप इंडिया के अंदर पैसे नहीं ला सकते। इट्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच रिसीव्स द मनी, और इंडिया के अंदर रिसीव करना और उसको कहां पर पोस्ट करना है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो ये 3 फंक्शंस हमने आज देखे, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एंड मॉनेटरी अथॉरिटी। ये 3 मेजर फंक्शंस हम लोगों ने आज पढ़ने की कोशिश की। कुछ एग्जांपल्स हैं रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, तो ये मैं आप लोगों को कल शेयर करूंगा इन एग्जांपल्स को, ताकि जरा थोड़ा ज्यादा डिटेल में हम लोग इस बारे में बात कर सके, ताकि आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ सके कि फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे सुपरवाइज किया जाता है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं।